विद्यार्थियों कल अपन राजस्थान के जनपदों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपन ने कल जामल जनपद का अध्ययन पूर्ण किया और आज अपन मत्स्य जनपद का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। विद्यार्थियों, राजस्थान के ये दूसरा महत्वपूर्ण जनपद था। इसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे वर्तमान क्षेत्र का। वर्तमान क्षेत्र, तो विद्यार्थियों हमें बताना है कि जो मत्स्य जनपद था इसका वर्तमान क्षेत्र, यहाँ राजस्थान के मानचित्र में देखिए, यहाँ आपका जयपुर है। जयपुर के बाद यहाँ पर आपका दौसा है, यहाँ पर सवाई करौली है और यहाँ पर सवाई माधोपुर है। ये जो भूभाग था राजस्थान का, यह मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। विद्यार्थियों, इस प्रकार से जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर ये मत्स्य जनपद के वर्तमान क्षेत्र के रूप में थे। बात करते हैं आगे राजधानी की, तो मैं पहले लिख देता हूं जयपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर ये वर्तमान जिले मत्स्य जनपद में शामिल थे। बात करते हैं राजधानी की, तो हमें बताना है कि मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट थी। बैराट, जिसका वर्तमान नाम है विराटनगर। विद्यार्थियों, इसके बाद हमें बताना है कि जो ये बैराट है, विराटनगर है, यह वर्तमान में जयपुर जिले का एक स्थान है। भाई, तीसरा हमारा बिंदु आता है, वह है शासक। तो हमें बताना है कि मत्स्य जनपद में मौर्य वंशी राजाओं का शासन रहा है। अब मत्स्य जनपद में मौर्य वंशी राजाओं का शासन रहा है, इसका पता हमें किस बात से लगता है? तो बताएंगे, इसका प्रमाण है भाब्रू का शिलालेख, जो सम्राट अशोक द्वारा लिखवाया गया था। तो भाब्रू का जो शिलालेख है, यह मौर्य शासक सम्राट अशोक है, उसके द्वारा भाब्रू शिलालेख तैयार किया गया था, करवाया गया था। इस भाब्रू के शिलालेख से हमें पता चलता है कि मत्स्य जनपद पर मौर्य शासकों का शासन रहा है। इसके अलावा हमें बताना है कि जो विराटनगर है, बैराट है, इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि यह बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र रहा है। और दूसरा ऐतिहासिक महत्व रहा है कि यह महाभारत काल का भी एक प्रमुख केंद्र रहा है। महाभारत काल
हमें मत्स्य जनपद के बारे में जानकारी देनी है। क्या देनी है? वर्तमान क्षेत्र जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, ये वर्तमान 4 जिले में मत्स्य जनपद में शामिल थे। इसकी राजधानी बैराज थी, जिसे वर्तमान विराटनगर कहते हैं, जो जयपुर जिले का एक हिस्सा है। यहाँ मौर्य वंशी राजाओं ने शासन किया है। इस बात का प्रमाण है भाभू का शिलालेख, जो सम्राट अशोक के द्वारा तैयार करवाया गया था। इसका ऐतिहासिक महत्व है विराटनगर का, क्योंकि यहाँ विराटनगर बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था। साथ ही दूसरा इसका ऐतिहासिक महत्व है, महाभारत काल का यह एक प्रमुख केंद्र था। और ये जो क्षेत्र है राजस्थान के मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यह है मत्स्य जनपद का क्षेत्र रहा है। तो लीजिए विद्यार्थियों, मैं आगे ले चलता हूं आपको तीसरे जनपद पर। राजस्थान का तीसरा प्रमुख जनपद है, वह है सुरसैन जनपद। नंबर 3 सुरसैन जनपद। विद्यार्थियों, वही हमें 3 स्टेप लेनी है। सबसे पहले स्टेप लेनी है वर्तमान क्षेत्र। वर्तमान क्षेत्र हमें बताना होगा कि राजस्थान के वर्तमान के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो सुरसैन जनपद में शामिल थे। तो विद्यार्थियों बताएंगे, सुरसैन जनपद में शामिल जिले यहाँ अलवर है, यहाँ भरतपुर है, यहाँ धौलपुर है। ये 3 जिले हैं जहाँ पर सुरसैन जनपद का विस्तार था, सुरसैन जनपद का साम्राज्य फैला हुआ था। इसके अलावा करौली का पूर्वी भाग भी सुरसैन जनपद में शामिल था, जिसे ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो वर्तमान क्षेत्र बताएंगे। वर्तमान क्षेत्र में पहला है अलवर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है धौलपुर और चौथा है करौली का पूर्वी भाग। इसको पूर्णकुपेर ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के नाम से ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये वर्तमान के जिले हैं जो सुरसैन जनपद में शामिल थे। अब बात आती है राजधानी। राजधानी तो विद्यार्थियों बताना है, जिस प्रकार से जांगल जनपद की राजधानी अहिर छत्रपुर थी, जिसे वर्तमान में नागौर कहा जाता है, जैसे मत्स्य जनपद की राजधानी बैराज थी, जिसे विराटनगर कहा जाता है, इसी प्रकार से सुरसैन जनपद की राजधानी मुथेरा थी, जिसे वर्तमान में मथुरा के नाम से जाना जाता है। यह सुरसैन जनपद की राजधानी रही। इसके अगले स्टेप में हमें तीसरी बात बतानी है, वह है शासन। विद्यार्थियों, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि जांगल जनपद पर बीकानेर के राजाओं का शासन रहा है, जिन्होंने अपने आप को जांगल बादशाह की उपाधि से नवाजा है।
उसी प्रकार से मत्स्य जनपद साम्राज्य पर मौर्य शासन का शासन रहा है। उसी प्रकार से हमें बताना है कि शूरसेन जनपद पर यदुवंशी राजाओं का शासन रहा है। विद्यार्थियों, इस शूरसेन जनपद का संबंध वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण से रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो वासुदेव के पुत्र थे, उनका संबंध इस शूरसेन जनपद से रहा है। इस प्रकार से हमारा तीसरा जनपद कंप्लीट होता है। अब मैं ले चलता हूं आपको चौथे जनपद पर। ये चौथा जनपद जिसे हम शिवी जनपद के नाम से जानते हैं। नंबर 4 शिवी जनपद। विद्यार्थियों, शिवी जनपद का विस्तार कहां से कहां तक था? वर्तमान क्षेत्र कौन सा रहा है? शिवी जनपद का। तो मैं आपको पहले इसके बारे में बता देता हूं। यह जो शिवी जनपद है, इस पर शिवी जाति का शासन रहा है। इसीलिए इस जनपद को शिवी जनपद कहा गया है। यह शिवी जाति एक वीर साहसी जाति थी, जो पंजाब से यूनानी आक्रमणकारियों के कारण पंजाब प्रांत को छोड़कर ये शिवी जाति राजस्थान में आ गई। और राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, ये जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग में आकर के इसने रहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इन्होंने इस क्षेत्र को जीत करके और यहाँ पर इन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया। विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम बताएंगे कि ये जो हमारा क्षेत्र है, ये शिवी जनपद रहा है। इसे हम मेवाड़ के नाम से जानते हैं। मेवाड़, जिसमें चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, ये जिले हैं जिसको मेवाड़ कहा गया है। ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जहां शिवी जनपद का विस्तार था। तो बताएंगे मेवाड़ क्षेत्र, जिसमें चित्तौड़गढ़, उदयपुर, नंबर 3 राजसमंद, नंबर 4 भीलवाड़ा, ये जिले थे जहां पर शिवी जनपद का विस्तार था। विद्यार्थियों, अब बात आती है सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर पर बताएंगे राजधानी। बताना है कि शिवी जनपद की राजधानी चित्तौड़गढ़ रही है। चित्तौड़गढ़ रही है। ध्यान रहे विद्यार्थियों, ये चित्तौड़गढ़ यहाँ पर है। यहाँ पर ये जो भाग है, ये चित्तौड़गढ़ है।
ये शिवी जनपद की राजधानी रही है। बात आती है आगे नंबर 3, यहाँ कौन कौन से शासकों ने शासन किया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वर्तमान क्षेत्र बताते समय बताया था कि भाई इस जनपद में पंजाब राज्य से शिवी जाति आई, जो साहसी थी, वीर थी, और उन्होंने आकर के यहाँ पर सत्ता कायम कर ली, अपना शासन चलाना शुरू कर दिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिवी जनपद पर पंजाब राज्य की एक वीर साहसी शिवी जाति का शासन रहा है। ये चारों जनपद हो जाते हैं विद्यार्थियों, लेकिन चारों जनपद के बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम यहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में और देखते हैं कि राजस्थान के इन चारों जनपदों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था कायम थी। इस प्रकार की शासन व्यवस्था कायम थी। तो लीजिए शासन व्यवस्था बताएंगे। राजस्थान के इन चारों जनपदों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। कौन सी शासन व्यवस्था? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। लेकिन यहां पर हम लेकिन बताएंगे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तो विद्यमान थी, लेकिन यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, सत्ता थी, राजसत्ता थी, यह राजसत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में निहित थी। लेकिन राज सत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में निहित थी। शासन सत्ता कुलीन परिवार यानी उस समय जो धनाढ्य परिवार थे, पूंजीपति परिवार थे, जमींदार थे, या खुद मुद्दम चौधरी थे गांव के, उन लोगों के पास सत्ता कायम थी। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी सत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में ही निहित थी। विद्यार्थियों, यहाँ कहाँ? राजस्थान के जनपदों में शासन की बागडोर, शासन की बागडोर एक सभा के हाथ में निहित थी। इस सभा का नाम था संथागार सभा। संथागार सभा। इस संथागार सभा के पास शासन की बागडोर थी। सारा शासन ये संथागार सभा के द्वारा संचालित किया जाता था। संथागार सभा जनपद की सबसे बड़ी संस्था के रूप में जानी जाती थी। संथागार सभा के द्वारा लिए गए निर्णय ही मान्य हुआ करते थे। संथागार सभा ही कानून का निर्माण करती थी। विद्यार्थियों, संथागार सभा दो स्तरों पर थी। संथागार सभा का गठन दो स्तरों पर किया गया था। एक केंद्रीय स्तर पर
दूसरा है प्रांतीय स्तर पर। दो स्तरों पर संथागार सभा का गठन किया गया था राजस्थान के जनपदों में। लेकिन अब हम बात करते हैं इसी शासन व्यवस्था की, तो बताएंगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे इस संथागार सभा के सदस्यों में गुटबाजी बनती चली गई। गुटबाजी के कारण आपसी फूट उत्पन्न हो गई और आपसी फूट के कारण इन जनपदों का पतन होता हुआ चला गया। इस प्रकार से हम राजस्थान के जनपदों का अध्ययन करेंगे। ध्यान रहे, यह हमारे पाठ्य पुस्तक का एक बड़ा निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में है। तो मैं फिर से दोबारा एक बार रिहर्सल के तौर पर बता देता हूँ कि राजस्थान के जनपद, इन जनपदों का गठन कैसे हुआ। तो बताएंगे कि भाई जिस समय भारत में जनपदों का निर्माण हो रहा था, 16 जनपदों का निर्माण हुआ, उसी समय यूनानी लोगों ने उत्तरी भारत पर, उत्तरी पश्चिमी भारत पर आक्रमण कर दिया। उत्तरी पश्चिमी भारत पर आक्रमण करने के कारण उत्तरी पश्चिमी भारत की जो साहसी वीर जाति के लोग थे वो वहां से हटकर राजस्थान में आ जाते हैं और राजस्थान में आकर के उन्होंने विभिन्न जनपदों की स्थापना कर ली। राजस्थान के प्रमुख 4 जनपद रहे हैं। नंबर 1 जांगल, नंबर 2 मत्स्य, नंबर 3 सूरसेन जनपद और नंबर 4 श्री जनपद। अब इन सभी जनपदों में वर्तमान क्षेत्र का अध्ययन करना है। राजधानी कौन सी रही है ये याद करना है और यहाँ पर कौन से राजाओं का शासन रहा है ये याद करना है। इसके बाद हमें याद करना है कि राजस्थान के जनपदों में शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। फिर भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होते हुए भी यहाँ की राजसत्ता कुली परिवार के हाथों में नहीं थी। यहाँ शासन के बाद एक संस्था के हाथ में थी जिस संस्था का नाम था संथागार सभा। संथागार सभा 2 स्तरों पर स्थापित की गई थी, केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर। और फिर हमने बताना है कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता हुआ गया वैसे वैसे संथागार सभा में गुटबाजी उत्पन्न हो गई और फूट पैदा हो गई, जिससे ये जनपद धीरे धीरे पतन की ओर चले गए। इस प्रकार से हमारे राजस्थान के जनपदों का अध्ययन कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं लिए चलता हूँ आपको मौर्य वंश पर। तो मौर्य वंश की कुछ सामान्य जानकारी दे रहा हूँ, निबंधात्मक प्रश्न बाद में कराऊंगा, लेकिन ये जो छोटी छोटी जानकारियां हैं इन जानकारियों को देखिए विद्यार्थियों ये हम करते हैं बात मौर्य वंश की। जब हम मौर्य वंश की बात करते हैं तो हमें मौर्य वंश से पहले की जानकारी देनी है कि भाई जहां मौर्य वंश का शासन रहा उस जनपद का संबंध मगध यानी मगध जनपद से मौर्य वंश का संबंध रहा है। ध्यान रहे, जिस समय महाजनपदों का निर्माण हो रहा था उस समय मगध महाजनपद पर हर्यक वंश का शासन रहा है। लेकिन जिस समय मौर्य वंश की स्थापना हुई मगध महाजनपद में तो उस समय नंद वंश का यहाँ पर शासन था। विद्यार्थियों, मगध महाजनपद में मौर्य वंश की स्थापना के संबंध में मैं आपको सामान्य जानकारी देना चाह रहा हूं कि जिस समय नंद वंश का शासन मगध पर था
अंतिम जो शासक था वह धनानंद था। धनानंद, नंद वंश का जो आखिरी शासक था, इस आखिरी शासक का नाम धनानंद था। विद्यार्थियों, जैसा कि बताया जाता है कि जो ये धनानंद था, इस धनानंद राजा ने एक धर्म सभा का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश के प्रकांड पंडित उपस्थित हुए। विभिन्न धर्मों के धर्मावलंबी वहां पर उपस्थित हुए। हमारे देश में एक महान विद्वान थे जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य को इस धर्म सभा में धनानंद ने आमंत्रित नहीं किया। फिर भी चाणक्य उस धर्म सभा में जाकर के बैठ जाता है। जैसे ही इस काले कसूटे फटे हालात में चाणक्य को उस धर्म सभा में धनानंद देखता है तो वह अपने आप को अपमानित महसूस करता है कि मेरे धर्म सभा में ये आदमी कैसा आ गया, और वहीं से चाणक्य को अपमानित करके वहां से भगा देता है, धर्म सभा से उठाकर भगा देता है। तभी चाणक्य ने अपनी चोटी की गांठ लगाई थी और कहा था कि चोटी की गांठ तभी खुलेगी जब मैं नंद वंश का नाश कर दूंगा, नंद वंश को नष्ट कर दूंगा, उसके बाद ही मैं मेरी चोटी की गांठ खोलूंगा। ये प्रण कर लिया था चाणक्य ने, जिसे कौटिल्य कहा जाता है चाणक्य। इसलिए जैसा कि हम अध्ययन करते आए हैं तो पता है कि चाणक्य तो इसलिए कहा गया है क्योंकि यह चाणक्य का पुत्र था, और कौटिल्य इसलिए कहा जाता है, उसका नाम दूसरा कौटिल्य है। कौटिल्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, इसलिए इनको कौटिल्य नाम दिया गया। विद्यार्थियों, इसी समय जब चाणक्य को धर्म सभा से अपमानित करके भगाया गया, उसी समय इस नंद वंश में कुछ अराजकताएं फैल जाती हैं। क्या क्या अराजकताएं फैलती हैं विद्यार्थियों, बताना है। सबसे पहली अराजकताएं, तो पहली अराजकता क्या थी कि जो हमारा ये उत्तरी पश्चिमी भारत है, इस भारत पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया। अब इस सिकंदर के आक्रमण के कारण यहां जनता परेशान थी। तो पहले अराजकता सिकंदर का उत्तरी पश्चिमी भारत पर आक्रमण। दूसरी बात बताएंगे, दूसरी अराजकता बताएंगे कि इसी समय भारत में चाहिए धनानंद ने अत्याचार करना शुरू कर दिया था जनता के ऊपर। तो धनानंद के अत्याचार से जनता पीड़ित थी। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, हमें तीसरी अराजकता बतानी है कि
कार्यभार बहुत अधिक बढ़ा दिए गए थे, जो जनता के लिए असहनीय थे। तो 3 परिस्थितियां तो ये बन जाती हैं। चौथी परिस्थिति, चाणक्य को अपमानित करके भगाना। इन चारों कारणों के परिणाम स्वरूप नंद वंश का जो शासन था उसमें अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और अव्यवस्थाएं उत्पन्न होने के समय यहाँ एक बहुत बड़ा एक सेनापति प्रकट हुआ जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये बहुत बड़ा सेनापति प्रकट हुआ। अब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से नंद वंश पर आक्रमण किया और आक्रमण करके धनानंद को हराया, और धनानंद को हराकर मगध राज्य पर अपना शासन स्थापित कर लिया। ध्यान रहे कि यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में मगध राज्य पर अपना शासन स्थापित किया। विद्यार्थियों, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर शासन स्थापित किया 322 ईस्वी में, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य केवल और केवल 25 वर्ष की आयु का था। 25 वर्ष की आयु का था। विद्यार्थियों, आगे बताना है कि जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बना और भारत में मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, तो उसके बाद यहाँ पर एक यूनानी शासक जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, इस सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। सेल्यूकस निकेटर के आक्रमण का चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़े साहस और धैर्य के साथ मुकाबला किया, और सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया। जैसे ही सेल्यूकस निकेटर ने पराजय स्वीकार की, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य एक संधि हुई, एक समझौता हो गया। इस समझौते के तहत कुछ शर्तें रखी गई। इनमें प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। ये शर्तें क्या क्या थी विद्यार्थियों, तो हमें बताना होगा। सबसे पहले नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए। बदले में बताना है, बदले में
चंद्रगुप्त मौर्य को कांधार, काबुल, सिंध, प्रांत, इसके अलावा बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान है, प्रदेश दे दिए। तीसरी बात क्या हुई कि सेल्यूकस के साथ एक महान विद्वान आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत नियुक्त कर दिया। इसके अलावा एक चौथी संधि और हुई और उस संधि के तहत सेल्यूकस ने अपने पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। इस प्रकार से सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के इस आक्रमण का जबरदस्त तरीके से प्रतिरोध किया और सेल्यूकस को हरा दिया। हराने के बाद संधि हुई दोनों में, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर में। जिस संधि में इस संधि के तहत चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए। बदले में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को कांधार, काबुल, सिंध और बलूचिस्तान प्रदेश दिए। इसी के तहत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत नियुक्त कर दिया गया, जो सेल्यूकस निकेटर के साथ आए थे मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। विद्यार्थियों, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरा मौर्य शासक हुआ है जिसका नाम है बिंदुसार। दूसरा शासक रहा है बिंदुसार। ध्यान रहे, बिंदुसार शासक है, इसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की। इसके बाद तीसरे शासक के रूप में आएगा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ये मौर्य वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक हुआ है। इस प्रकार से हमें यहाँ पता लगा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके सहयोग से? कौटिल्य या हम कहें चाणक्य के सहयोग से। विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्ययन यहीं पर समाप्त होता है। कल हम वापस आएंगे सम्राट अशोक के साथ। नमस्ते।